अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लिस्ट T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक की रसाई की दौड़ आज से शुरू हो रही है, जिसमें आज टीम न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शाम 6:30 बजे जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे और उसके बाद कल के रोज़ टीम भारत और टीम इंग्लैंड जो है अब वो सेमीफाइनल में जंग लड़ेंगे और उसके बाद फाइनल तक की जो रसाई है उसको यकीनी बनाएगी। दोनों टीम में से कोई एक जो है वो पहुंच जाएगी और जनूबी अफ्रीका अगर ये जीतने में कामयाब होता है तो ये दूसरी बार मुसलसल जो है वो फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो सकती है, लेकिन एट दी एंड दोबारा उन पर चोकर्स का टैग लग जाता है। बहरहाल इस पर बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट का जो हेड कोच बनाने के लिए कंफर्मेशन हो गई है। तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो जल्द कर दिया जाएगा। सरफराज अहमद बांग्लादेश सीरीज से ही जिम्मेदारियां संभालेंगे। ठीक हो गया, ये सूरत हाल है। साथ ही साथ 2027 की चैंपियनशिप का जो हिस्सा है 8 मई और 16 मई से शुरू होगा जो पहला टेस्ट, उसमें अजहर महमूद अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। ये इससे पहले की खबर है। बहरहाल साथ ही साथ फ़खर जमान जो कि बांग्लादेश सीरीज में उनको कंसीडर किया जा रहा था कि वापस आएंगे, जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस खेले, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उनकी, लेकिन अब उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी, और ये कोई नई बात नहीं। फ़खर जमान की हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है अब कमोबेश 2 से 3 साल होने वाले हैं कि ये मुसलसल इस इंजरी को लेकर इसको कैरी कर रहे हैं और मुसलसल साथ ही साथ जहां मौका मिलता है खेलते भी है, लेकिन प्रॉपर फिट नहीं है। जब भी खेलते हैं इनको हमें खेलते हुए पता चल रहा होता है कि इनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, जो कि अभी तक ये रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद जनाब चौथी बड़ी खबर ये है कि जो अब नेशनल T20 होने जा रहा है 6 मार्च से, जिसका आगाज़ हो रहा है, वो उसके जो वेन्यूज़ है वो कंफर्मेशन नहीं हो रही थी। पहले सबसे पहले पेशावर अनाउंस किया, उसको चेंज करके फिर पिंडी में आए, उसको चेंज करके फिर मुल्तान में आए, उसको चेंज करके अब दोबारा पेशावर चले गए। तो ये मामला क्या है, क्यों इस तरह की बदइंतजामी हो रही है, क्यों फैसला नहीं कर पा रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसका इनेकाद कहाँ होना चाहिए। बिलाखिर अब पेशावर को मिल गई है, लेट्स सी अब इसको दोबारा से चेंज ना कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन रह गया है और एक दिन पहले दोबारा से पेशावर को कंसिडर कर लिया गया। तो ये फैंस भी इसमें बहुत सारे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आखिरी नेशनल T20 मैच कहाँ पे होना है। तो बहरहाल इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स अहमद सईद साहब, साथ ही साथ हमें अहमद कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ यू जी। अहमद सईद साहब, न्यूजीलैंड वर्सेस जनूबी अफ्रीका ऑन पेपर अगर देखा जाए, ग्रुप स्टेज में देखा जाए, कौन सी टीम तगड़ी लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जनूबी अफ्रीका का पलड़ा जो है वो भारी होगा। देखिए, पलड़ा तो आपने पहले उनका भारी कर दिया, तो फेवरेट साउथ अफ्रीका जो है वो हो गया है। तो बात यह है कि ये मतलब एक एंटिसिपेटेड किस्म का मैच था जो इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें शामिल हैं उनमें से अगर हम टॉप 3 टीम्स की बात करें तो मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका की टीम भी उसमें आएगी और न्यूजीलैंड की टीम भी उसमें आएगी अगर वर्ल्ड कप से पहले की बात करें, क्योंकि वर्ल्ड कप के दौरान की चीज़ें ज़रा मुख्तलिफ थी। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है कि जिसने डोमिनेट किया है पूरे वर्ल्ड कप में, जिस भी टीम के अगेंस्ट वो खेली है, सिवाय एक मैच जो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था जिसमें 2 बार सुपर ओवर के बाद जो फैसला हुआ था मैच का। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि क्रंच सिचुएशन के अंदर उनके प्लेयर टेस्ट हो गए, प्रेशर के अंदर उनके प्लेयर जो है वो टेस्ट हो गए। और जो जिस चोकर के टैग की आप बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि अब शुक्री कॉनराड के आने के बाद साउथ अफ्रीका ने उस चोकर के टैग को भी उतार कर फेंकने का फैसला कर लिया है। और जो पिछले 1-2 सालों में उनका माइंडसेट हमें नज़र आता है क्रिकेट के अंदर, उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, वहाँ पर इन माकरम ने एक बहुत शानदार इनिंग्स खेली। उसके अलावा और भी जो बायलैटरल्स वो खेलते हैं, मतलब 12 में से 1 टेस्ट मैच वो हारे, इंडिया के अंदर जाकर वो टेस्ट सीरीज़ जीत गए और अब जो है वो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही पहुंच चुके हैं। गो कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब भी बात आती है तो न्यूजीलैंड के साथ उनकी मेमोरीज को बहुत अच्छी नहीं है। 2011 के ODI वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उनको शिकस्त हुई ढाका में, 2015 के सेमीफाइनल में उनको शिकस्त हुई ऑकलैंड में सेम अपोजिशन के हाथों। तो अब ये एक ऐसा मौका उनके हाथ में लगा है जहाँ पर वो ऑन पेपर भी हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, जहाँ पर वो एक अच्छी यूँ कह लीजिए कि अपनी बैक के ऊपर फॉर्म भी लेकर चल रहे हैं, टीमों को उन्हें डोमिनेट किया है, इंडिया के अंदर खेल रहे हैं, IPL खेलकर वहाँ कंडीशन से भी जो है उनके प्लेयर्स अक्सर जो है वो उससे हम आहंग हो चुके हैं। और एक ख़ास बात जिसका मैं ज़रूर तज़किरा करूँगा, कॉम्बिनेशन इन टर्म ऑफ ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है, आई थिंक जो T20 का जब आप फॉर्मेट सामने रखते हैं और एक आइडियल अगर आप टीम बनाना चाहें या इमेजिनरी टीम बनाना चाहें बेस्ट 11, तो वो साउथ अफ्रीका की टीम ही हो सकती है। और अगर आप एक कंप्लीट बैट्समैन और कंप्लीट कैप्टन की अगर आप इमेज बनाएं तो वो मेरे ख्याल में एडम मार्करम की सूरत में आपको नजर आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम ने नो डाउट के अपने उस पोटेंशियल पे अभी तक क्रिकेट नहीं खेली जिस पोटेंशियल पे उनको खेलनी चाहिए या जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि
T20 का फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऑन पेपर से ज्यादा ऑन डे मैटर करता है कि ऑन डे किस टीम की क्या परफॉर्मेंस है। सो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन न्यूजीलैंड का भी अच्छा और तगड़ा है अभी, क्योंकि वो वापस गए हैं इंडिया में, उनको काफी टाइम मिल गया होगा कंडीशन से भी यूज टू होने में, और उनके भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया में रेगुलरली खेलते हैं आईपीएल वगैरह भी, और वो वेल अवेयर है कंडीशंस के। तो मुझे ये लगता है कि ऑन डे जो है ये नेक टू नेक कॉन्टेस्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों टीम्स के माइंड में ये चीज तो बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर होगी कि अब हमारे पास किसी भी किस्म की गलती की कोई मजीद गुंजाइश नहीं है। सो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि अपने बेस्ट पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलें। और मैं टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊं तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को बड़ा कंफर्टेबली हरा लेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका कंफर्टेबली हरा देगा। अच्छा, इसमें जो फास्ट बॉलिंग की मैंने बात किया, मेरा ख्याल है कि ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर ये भी काउंट करेगा कि टॉस कौन सी टीम जीतती है। ईडन गार्डन में जो आखिरी मैच हुआ वहां पर तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा ड्यू पड़ी है, तो ड्यू फैक्टर भी होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका इस हवाले से भी इस वर्ल्ड कप में मुनफरिद रहा है कि उनके बॉलर्स ने ड्यू के अंदर भी आकर बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है, और खासतौर पर उनके जो लुंगी नगीडी हैं, अगर आप देखें तो वो भी हमारी तरह अगर स्टैट्स के ऊपर रिलाय करते तो फिर शायद लुंगी नगीडी की इस टीम में जगह बनती ही ना, क्योंकि विकेटें तो उनकी कौन ही है। लेकिन जो उनका इकोनॉमी रेट है, जिस अंदाज से वाकर अपने 4 ओवर करते हैं, और जिस मैच के जिस फेज में आकर, यानी वो एक ऐसा बॉलर है लुंगी नगीडी कि एडन माकरम मैच के किसी भी फेज में उसे कहेगा यहां पर एक ओवर करवा दो, तो वो आपको आकर एक इकोनॉमिकल स्पेल करवाकर चला जाएगा। और यही एक कंप्लीट फास्ट बॉलर होता है जो हर तरह की कंडीशंस के अंदर, हर तरह की मैच सिचुएशन के अंदर, हर तरह के अपोनेंट के सामने, कप्तान अगर आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि मुझे यहां पर आकर एक ओवर करवा दो, तो मेरा ख्याल है कि आजकल पाकिस्तान की टीम में ऐसा कौन सा बॉलर हुआ करता था जिस पे कप्तान को पूरा भरोसा था कि इसको मैं कहीं पे भी रख लूंगा ना, कहीं पे भी ओवर करा दूंगा तो ये ओवर निकाल जाएगा? देखें, अगर तो आप मेरे से पिछले 5 साल की बात पूछे हैं तो मैं किसी फास्ट बॉलर के बारे में यह बात नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं उनका तो यह हाल है कि उनको आखिरी ओवर में 27 रन डिफेंड करने के लिए मिला था, तो भी एक अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 तक की बात बता दें, उससे हुआ तब तक होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमारे पास मोहम्मद आमिर एक ऐसे बॉलर थे कि जिनके बारे में ये कहा जा सकता था कि वो जैसे सरफराज उनको यूज करते भी थे पैचेस में, सरफराज उनको नए बॉल से बॉल करवाते थे, इनिंग से मिडिल में ले आते थे। सरफराज की खैर खास बात ये थी कि वो वेट नहीं करते थे, टीमों को इतना लंबा रन देते ही नहीं थे, ओवर नहीं निकालते थे, वो विकेट लेने के लिए जाते थे, इसलिए वो अपने स्ट्राइक बॉलर्स को इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के पास 1-2 बॉलर इस तरह के हुआ करते थे, मतलब वसीम वकार के जमाने के बाद भी पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ये चूंकि ऐसे प्लेयर हैं जो 4-4 ओवर क्रिकेट खेल कर आए हैं, ये वो प्लेयर हैं जो T20 फॉर्मेट से पाकिस्तान की टीम में आए हैं, तो आप इनके ऊपर ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एक तो मैच के ऊपर आकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें टैक्टिकल डिसीजन, कि वो जब आपने बॉलर के हाथ में बॉल दे दी है तो फिर उसकी स्किल के साथ साथ उसका टैक्टिकल भी टेस्ट होना है। और ये वो साइड है जहां पर हम पिछले 3 साल से मार खा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा कप्तान, हमारे कप्तानों समेत कोई एक प्लेयर हमारे पास ऐसा नहीं होता कि जो टेक्निकल अवेयरनेस के हवाले से हमें अब बिल्कुल आउटस्टैंडिंग नजर आता और वहां पर वो स्टैंड आउट करता हुआ नजर आ रहा हो। और उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे डगआउट में बैठे हुए कोचेज होते हैं जो नंबर्स की बुनियाद पर, स्टैट्स की बुनियाद पर, कागज की बुनियाद पर टीम बनाते हैं। तो अगर कागज की बुनियाद पर वर्ल्ड क्लास टीम बनती होती तो लुंगी नगीडी की इस टीम में जगह ना बनती, लेकिन लुंगी नगीडी इस वर्ल्ड कप का शायद बेहतरीन फास्ट बॉलर है जो हर तरह की कंडीशन के अंदर आकर आपको ओवर निकाल कर देता है। बिल्कुल ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जिस तरह से सरफराज अहमद की तारीफ भी की, बात भी हो रही कि वो दिलेर कप्तान थे, अब उनको कोच बनाने का फैसला किया गया रेड बॉल क्रिकेट में, तो क्या वो एक दिलेर कोच भी साबित होंगे? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। आज पहला सेमीफाइनल खेला जाना है, जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड, और अहमद सईद कहते हैं कि जनाब जनूबी अफ्रीका ये वाला मैच जीतने जा रहा है। अहमद कुरैशी कहते हैं कि न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो भारी दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, ये तो 6:30 बजे मैच जब स्टार्ट होगा और उसके रिजल्ट पे पता चल जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो भारत और टीम इंग्लैंड का है, और उसमें डेफिनेटली इंडिया को फेवरेट करार दिया जा रहा है। जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है पहले इंग्लैंड का, चाहे वो एशेज सीरीज हो जाए, उसके बाद कोई बायलैटरल सीरीज हो जाए, और इस टूर्नामेंट में भी अगर बात की जाए, बहरहाल इस पर इस फर्दर जो है वो 5 तारीख को पता चल जाएगा। आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आकिब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आकिब, ये बताएं कि अभी तक क्या श्रीलंका में ही फंसे हुए, क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए हमजा, सूरत हाल तो ऑब्वियसली थोड़ी परेशान कुन ही है, हालात भी जो है वो परेशान कुन है, क्योंकि जितना ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसके वाले से जो फ्लाइट जो है वो तो हमारी कैंसिल हो गई है जो करवाई हुई थी, तो अब नेक्स्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, क्योंकि स्पोर्ट्स का शो है तो स्पोर्ट्स की बातें हैं। अभी भी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे सामने प्रेमित आशा है, तो देख के बड़ा दुख होता है
कि काश का पाकिस्तान की टीम अगर पहुंची होती तो आज हम जाने का सोचने के बजाय, पाकिस्तान जाने का सोचने के बजाय पाकिस्तान टीम के मैच की तैयारी कर रहे होते, वहां पर जाके जो है आपको एक्सक्लूसिव चीजें दिखा रहे होते, वहां पर क्या सिनेरियो है, क्या माहौल है पाकिस्तान के फैंस का, श्रीलंकन कितने खुश हैं वहां पर, तो वो सारा दिखा रहे होते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान टीम की अपनी परफॉर्मेंस है, अपनी करतूतें हैं जो कि उनके तो सामने है ही, लेकिन जो शायकीन क्रिकेट है उनका भी दिल काफी तोड़ती है। तो ऑब्वियसली अब जो है मामला आगे क्रिकेट की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान एक या दो रोज में जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है उसके लिए भी स्क्वाड का ऐलान होना है। और जराये बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो संजीदगी से गौर कर रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कल से हम जो 2 दिनों से मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो सामने आई जा रही हैं। अब मतलब या तो ये कोई चला रहा है खबरें या कोई चलवाने की कोशिश कर रहा है कि सारा मलबा माइक हैसन पे क्यों डाला जा रहा है। एक कैंपेन चलाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि माइक हैसन जो है कल्प्रेट है। ठीक है, माइक जो हमने देखा यहाँ पर या जो हमने हमें पता चला या जराये में बताते हैं कि माइक हैसन का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और वो चाहते थे कि सारी चीजें उनके पास हो। तो भाई ये भी तो देखे ना कि उनको इतनी पावर दी किसने है, जो देने वाले की वो तो बात करें ना, पावर जिसने दी है। हमें याद है हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आकिब जवेद वहां पे मौजूद थे, सलमान अली आगा मौजूद थे, माइक हैसन मौजूद थे। मैंने वो सवाल किया था 25 जनवरी 2026 को कि आकिब जवेद साहब पिछले 3 टूर्नामेंट में हम आईसीसी के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे और उसके बाद से लेके अब तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो क्या अगर हम इस टूर्नामेंट में भी आगे नहीं पहुंचते तो क्या हम आप जिम्मेदारी लेंगे? तो उन्होंने इस चीज को तंजिया अंदाज में कहा था, अगर आप चाहते हैं मैं जिम्मेदारी ले लूं तो ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। लेकिन अब कोई सामने नहीं आ रहा। अलीम डार साहब ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी, वो पैसों के बगैर काम करते थे, ये एक चीज लोग कह रहे हैं, फैंस कह रहे हैं, वो फ्रीलांस काम कर रहे थे। तो इनपुट तो उनकी थी ना बीच में, इनपुट कोई पूछे तो सही। ये तो सबसे आसान हल है कि आप इस्तीफा दे के साइड पे हो जाएं जब भी टीम हारे। कौन पूछेगा? जो फैंस शायकीन क्रिकेट जानना चाह रहे हैं। चले हम छोड़ दें, हम वो उनकी नजर में जर्नलिस्ट है ना वो बहुत बुरे हैं, वो हर वक्त तनकीद करते हैं। लेकिन जो आम फैंस हैं, जो आपको गेट मनी दिलाते हैं, जो पाकिस्तान टीम के लिए इतना प्रेस करते हैं, जो पाकिस्तान टीम के लिए अमेरिका से, कनाडा से स्पेशल टिकट्स लेके श्रीलंका में मैच देखने आ जाते हैं, कहीं भी मैच देखने आ जाते हैं, इवन लाहौर में हो, उनको तो कम से कम कोई जवाब दे दे कि पाकिस्तान टीम की जो इतनी नाकिस परफॉर्मेंस है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सलमान अली आगा है? क्या ये जो जुर्माने लगाए जा रहे हैं 50 लाख के, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी? हमें बताया तो जाए कि 50 लाख का जुर्माना जो लगा रहे हैं इससे बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 220 हो जाएगा। क्या शहीन शाह अफरीदी 5 विकेट लेना शुरू कर देगा? बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। जो बेसिक हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि माइक हैसन की लोग सारी बहुत बात कर रहे हैं कि माइक हैसन, तो माइक हैसन को पावरफुल किसने बनाया था? अलीम डार साहब, कल भी हमने खबर दी कि अलीम डार ने जो है इस्तीफा क्यों दिया। जी, उनको माइक हैसन से इशू था। तो अलीम डार साहब को चाहिए कि इस्तीफा देने के बजाय उनको जिसने पावर दी है उनसे पूछें कि सर आपने इनको पावर इतनी क्यों दी है। तो ये वाली चीजें पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से चलती आ रही हैं। आप भी काफी अरसे से हैं, हम भी काफी अरसे से हैं। आप भी जो है वो जब कोई ऐसी का टूर्नामेंट आता है आप भी शदीद गुस्से में होते हैं, हम भी शदीद गुस्से में होते हैं। तो मुझे लगता है ये जो हमारे शदीद गुस्से हैं ना, ये ज्यादा जल्दी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर 2027 का वर्ल्ड कप है और वो जनूबी साउथ अफ्रीका में है। शहीन शाह अफरीदी उसके कप्तान होने हैं। पाकिस्तान टीम की वनडे की परफॉर्मेंस भी आप सबके सामने है। फिर हम वही रोना रोएंगे, बाबर को बाहर बिठा दो, शहीन को कप्तानी से हटा दो, रिजवान को क्यों लेके आए हो, नसीम शाह को क्यों खिलाया है। तो ये एक आपको ओवरऑल जो है वो सिचुएशन को चेंज करने की जरूरत है, ना कि बंदे। यही बात जो मैंने आपको पहले की थी ना, इस दफा जरा सर्जरी अगर आप कर रहे हैं, इस दफा मरीज की जगह अगर आप डॉक्टर चेंज करके देखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहरहाल अब सिचुएशन यही है हमरा के सामने, प्रेमदासा स्टेडियम है, उसके सामने खड़े होकर उसकी याद में आपसे बातें कर रहा हूँ इस वक्त। चले अच्छा अहमद, जरा आकिब जरा ये भी क्विकली बता दीजिएगा, ये जो बांग्लादेश का टूर है हमारा, ये भी कुछ इस पे खबरें हैं पीसीबीसी के, ये भी मुतासिर हो सकता है ये फ्लाइट ऑपरेशन की वजह से? देखिए मतलब ऑब्वियसली जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो तो तमाम तकरीबन पूरी दुनिया का ही मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अभी जब हम यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है वो भी कैंसिल हुई है। तो दुबई एयरपोर्ट से अभी तक जो है 3 रोज में सिर्फ 4 फ्लाइटें उड़ी हैं और वो भी सिर्फ रशिया के लिए उड़ी हैं, और जो वहाँ पे पैसेंजर्स थे उनको एवैक्यूएट करने के लिए 3 दिनों से दुबई में इस वक्त जो है कोई फ्लाइट नहीं उतरी। और ये वो वाला सारा रीजन जो है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात भी कुछ इस तरह के हैं और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी फजाई दूध जो है
बड़ी लिमिटेड की गई है, तो ये मुतासिर हो सकता है, लेकिन अभी इस पे कोई इनिशियली जो है वो नहीं आया, ना ऑफिशियल इस पे कुछ आया है। माइट बी पॉसिबल अगर इस टूर को अभी तक जो है वो प्लान के मुताबिक शेड्यूल है और पाकिस्तान टीम ने 7 मार्च को यहाँ से ट्रैवल करना है और 9 तारीख को जो है 11 तारीख को जो है मैच होना है, तो उसके बाद जो है वो अभी तक जो ऑफिशियल सारा कुछ मामला क्लियर है, लेकिन आगे क्या होता है ये किसी को भी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी तक जो है सारे मामला क्लियर है। दुआ करते हैं कि ये सारा मामला ठीक हो जाए ताकि जो क्रिकेट है वो भी चलती रहे, क्योंकि काफी क्रिकेट भी मुतासिर हुई है। इंग्लैंड लायंस का जो है टूर था शारजा का वो भी खत्म हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की वुमेन्स टीम भी साउथ अफ्रीका में फंसी हुई है। कई जगह जो है ना, कई जगह क्रिकेटर्स जो है फंसे हैं, कई जगह स्पोर्ट्समैन फंसे हुए हैं, हम भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो बांग्लादेश का मामला जो है वो उम्मीद है कि वक्त पे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो है इस पे किसी किस्म की चेंजेस की तवक्को नहीं है। होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ये मामला जो है वो जल्द ठीक हो जाए और तमाम आप लोग अपने अपने घरों को पहुंचे। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा बात करते हैं सुल्तान सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई क्रिकेट के हवाले से और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस तरह से कहे थे कि सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट पर बात करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सईद भी। अहमद सईद साहब पहले आपसे बात कर लेते हैं। अहमद कुरैशी साथ हैं, ये हमारे ज़रा कन्फर्म कीजिएगा। अच्छा चलें, अहमद सईद साहब, साबिक कप्तान सरफराज अहमद को जो कोच बनाने का फ़ैसला किया गया रेड बॉल का, आप समझते हैं सही फैसला? देखिए, मैं बात वहाँ से शुरू करूँगा जहाँ से आकिब भाई ने बात ख़त्म की थी। अच्छा। कोच जो होता है ना वो अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ चलता है। सरफराज अहमद को इस बुनियाद पर कोच बनाया जा रहा है कि वो एक इवेंट जीते हैं पाकिस्तान के लिए, साबिक कप्तान रहे हैं, अंडर 19 के साथ भी उन्होंने एक इवेंट जीता है बतौर कोच, तो ठीक है, वो उस मेरिट को पूरा करते हैं जिस मेरिट के ऊपर बंदे को आना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर सरफराज अहमद भी उसी तरह के कोच बनने के लिए आ रहे हैं जिस तरह गैरी कर्सन को बनाया गया था, या उस तरह को जिस तरह जेसन गिलेस्पी को बनाया गया था कि आपने उनको कोच बना भी दिया लेकिन आपने उनको कोई इख्तियार नहीं दिया, आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी, तो मेरा ख्याल है कि सरफराज अहमद को अगर उस तरह का कोच ही ला कर रखना है तो उससे बेहतर है कि फिर जिस तरह टीम चल रही है उसमें चल लेने दें। लेकिन सरफराज अहमद का केस ज़रा मुख्तलिफ इस सेंस में हो सकता है कि सरफराज की एक लेगेसी है जो बहरहाल उसको इस्तेमाल करते हुए, और सरफराज अहमद ये जो पाकिस्तान के मौजूदा टेस्ट टीम है कुछ लड़कों के साथ खेले भी हुए हैं, तो सरफराज अहमद के रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी यहाँ भी हमारे क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगेन उनका जो सपोर्ट स्टाफ होगा, जो उनको स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फराहम करेगा, जो उनके असिस्टेंट कोच होंगे, जो उनका टेक्निकल स्टाफ होगा, वो कौन होगा, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये बहुत मैटर करेगा। दूसरा बड़ा चैलेंज सरफराज अहमद के लिए होगा कि उनको बराह रास्त ज़ाहिर है कोचिंग का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरह से तजर्बा नहीं है, और एक रनिंग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर जब पाकिस्तान की टीम के पास मौका भी है, पाकिस्तान के जो ओपोनेंट्स को अगर हम सामने रखें तो पाकिस्तान के पास इस बार एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल सकता है। तो ये चैलेंज इस लिहाज से ज़रूर होगा कि इन लड़कों के साथ जेल इन होना, इनको साथ लेकर चलना, और कप्तान और कोच की जो हम आहंगी होती है, मैं अगर आपको यहाँ पर मिसाल दूं, रवि शास्त्री जब इंडिया के कप्तान बने तो जो उनकी केमिस्ट्री थी विराट कोहली के साथ, ऑस्ट्रेलिया में जाकर 2 बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराना, मतलब ये सोचने वाली बात थी, लेकिन इसको करना नामुमकिन था, और उस नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन करके दिखाया। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ वो ये है कि कोच और कप्तान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी मिलती है। तो सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट अच्छी हो सकती है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगर उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाए और इस क्रिकेटिंग इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर देर पा जो फैसले होते हैं वो लेना ज़रा मुश्किल होते हैं, सरफराज को अपनी जगह किस तरह से बनानी है ये सोचना होगा। एक बात मैं यहाँ पर अलबत्ता ज़रूर ऐड कर दूँ कि मुझे लगता है कि ये भी उसी की एक कंटिन्यूटी होगी कि अजहर अली, असद शफीक, सरफराज अहमद, ये 3-4-5 लोग इस तरह पहले पाकिस्तान करीब के सर्कल्स के अंदर 4-5 साबिक कैरेक्टर हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये 4-5 कैरेक्टर भी दोबारा हमें उसी तरह पोस्टें शेयर करते हुए और पोस्टें तकसीम करते हुए। बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? सरफराज अहमद बतौर हेड कोच रेड बॉल क्रिकेट। देखिए, सरफराज अहमद की अपॉइंटमेंट एटलीस्ट अजहर महमूद की अपॉइंटमेंट से तो बहुत बेहतर है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, जिनका पाकिस्तान से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशंस करने के लिए और कोचिंग करने के लिए और पैसे बनाने के लिए आते हैं और रहते दूसरे मुल्कों में, ऐसे लोगों को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी घुसने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है। उनको पाकिस्तान से अगर इतना ही लगाव हो तो फिर वो रहें भी यहाँ और ग्रास रूट लेवल पे भी काम करते रहें। बहरहाल सरफराज अहमद की टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट तक तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हमें जिताई हुई है जो कि 1 डे का फॉर्मेट है और अब आके ODI वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर उस हवाले से भी उनको कोई रोल दिया जा सकता है या एज अ कोच उनको एंगेज किया जा सकता है तो जरूर करें, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस काम आएगा। और माइक हैसन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में माइक हैसन काफ़ी पावरफुल कोच आए। अजहर महमूद के पास भी इख्तियारात थे, अजहर महमूद खैर
टीसियां भी अच्छी कर लेते हैं, इसीलिए ज़रा आकिब जावेद साहब के आगे पीछे घूमते रहते थे कि मुझे कोई रोल मिले। इंटरनेशनल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया अगेंस्ट बांग्लादेश जो है, उसमें जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल के कप्तान होंगे, अब जो कि कंटिन्यू करेंगे। उसमें जनाब अब्दुल समद हैं, इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फैसल अकरम हैं, हारिस रऊफ़ हैं, हुसैन तलत, मास सदाकत, बिलाखिर मोहम्मद गाजी गौरी, इन्होंने बड़ा परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। साद मसूद हैं, साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा और शामिल हुसैन इसमें शामिल है। तो ये जनाब ये वो टीम है, 15 रुकनी स्क्वाड है जिसका अनाउंस किया गया, जिसमें हमने देखा कि बाबर आजम को जो है वो रेस्ट करवा दिया गया है, फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से बाहर हैं, मोहम्मद नवाज़ बाहर हैं, शादाब खान बाहर हैं, और ये सूरत हाल बनी हुई है। अब इस 15 रुकनी स्क्वाड पर कल के शो में हम बात करेंगे किसको इन होना चाहिए था, किसको आउट होना चाहिए था। अभी भी